हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा √5a का परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और ऐसी √2 √3 इस तरह से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज बेसिकली √5a का परमेय संख्या इसको हम प्रूव करने वाले हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड के इस क्वेश्चन को करेंगे, बाद में इसी को मैं इंग्लिश मीडियम बता दूंगा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, चूँकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। √5 एक अपरमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो इसका जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो इसके अपोजिट आप मान लीजिए, यानी √5 लिखा हुआ एक अपरमेय संख्या है तो उसको आप परमेय संख्या मान लीजिए। तो लिख दीजिए √5 एक परमेय संख्या है, माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो उसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसे हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अगर ये P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, फिर आप ये भी दिखा दीजिए कि A और B सहभाज्य हैं, P और Q सहभाज्य हैं। आप ये भी मान सकते हो P और Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य से तात्पर्य है कि P और Q का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसा गुणनखंड नहीं है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और Q सहभाज्य है, यानी इसका HCF अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका HCF जो आएगा वो कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं P/Q √5 जो होगा P/Q के रूप में होगा, जैसा कि मैंने मान चुका है पहले ही, चूँकि ये मैंने माना है कि ये परमेय संख्या है। √P बराबर P/Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप वो भी देख लीजिए। √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 बचेगा, तो सिंप्लाई दैट। और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, P/Q स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 को हम 5 के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को Q से कराएंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर P² को 1 से कराओगे तो P² आ जाएगा। अब यहाँ पे हम Q² बचा लेते हैं, Q², 5 को ट्रांसफर करते हैं तो P²/5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो P² हो 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 5 से अगर हम भाग देंगे तो P² कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर 5 से P² कट जा रहा है तो 5 से P भी कट जाएगा। अगर P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम Q² = P² + P को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास जो P² मैंने दिखा दिया कि P² 5 से विभाजित है, सॉरी P² क्या है, 5 से डिवाइड है, P² 5 से डिवाइड है। इसी प्रकार से अगर हम देखें P की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, P की जगह पर कोई भी कांस्टेंट टर्म रख दीजिए, कोई अचर पद है, ठीक है। P² = 5C, और यहाँ पे 5C जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ C क्या है, एक पूर्णांक है। लिख दीजिए यहाँ पे, जहाँ C एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है नहीं पता है तो हमारी बेसिक वीडियो जा करके आप देख लीजिए। पूर्णांक वह होते हैं, इंटीजर्स वह होते हैं पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्याएं, साथ में ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक। बेसिकली जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। तीनों जब, इसलिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो को मिला देते हैं तब पूर्णांक बनता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम P = 5C रखते हैं तो इस इक्वेशन को P = 5C को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। P = 5C को समीकरण नंबर 5 फर्स्ट में रखने पर, अगर समीकरण फर्स्ट में P की वैल्यू रख देते हैं तब क्या बनेगा, देखिए Q² = P² की जगह 5C, तो 5C का होल स्क्वायर / 5, देन Q² = क्या मिल जाएगा आपको, 25, और C² भी हो जाएगा 5, काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी Q² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c², ये आया। अब c² को रोक लेते हैं, 5 को ट्रांसफर कर सकते हैं, Q²/5 इज इक्वल टू c²। बेसिकली यहाँ पे आप 10 इम्प्लाई दैट सब में यूज कर लीजिए, इसका मतलब अथवा होता है, चाहे ये दोनों बराबर है। Q² इज इक्वल, अब यहाँ पर भी हमने देखा कि 5 भी Q² को डिविजिबल कर रहा है, सो लिख दीजिए यहाँ पे Q² से 5 से विभाजित हो जाता है, Q² 5 से विभाजित है, Q² 5 से विभाजित है। सिमिलरली Q भी 5 से डिविजिबल होगा, अतः हम देखते हैं कि Q² भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है 5। अतः हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है कि P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ मिल रहा है। P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ 5 मिला, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमारे मानने में ही कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि मैंने माना था कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी वो सहअभाज्य है, बट हमारे मानने में विरोधाभास हो गया, ये सहअभाज्य नहीं है। अगर सहअभाज्य नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर सहअभाज्य नहीं है तो हमारा मानना गलत हुआ, फिर ये एक अप्रमेय संख्या हो जाएगी, प्रमेय नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अब लिख देते हैं। इसमें हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q सहअभाज्य है। हमें ये विरोधाभास अपने त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने माना था कि √5 एक प्रमेय संख्या है, जबकि ऐसा प्रूव हम नहीं कर पाए। अतः हमें ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे √2 एक अप्रमेय संख्या है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है, √2 एक अप्रमेय संख्या है, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार पूछे जाते हैं, खास करके ये 3 क्वेश्चन हर बार लगभग आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो समझो एक क्वेश्चन आपका सीधे लॉन्ग आंसर डन हो जाता है। तो आप लोग इस छोटे से क्वेश्चन को जरूर करिएगा, और बहुत ही ईजी है, आप एक बार समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हमारे देखते रहिए और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए। थैंक यू।